of the infamous Zodiac killer. Zodiac killings began. Also connects the Zodiac killer to a knowledge of the Zodiac killer. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका द रेड डायरी में। जुलाई 1969 द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर अखबार में एक लेटर आया जिसमें एक कोडेड मैसेज में बहुत ही डरावने शब्द थे और जिसके ऊपर लिखा था जल्द ही कुख्यात होने वाला जोडियाक। एक सीरियल किलर जिसने 1960 दशक के एंड और 1970 दशक की स्टार्टिंग में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में भयानक हत्याओं को अंजाम दिया था। वो खतरनाक धमकियां देने के साथ साथ पागलपन भरी मांगे करता था और अपनी पहचान छुपाकर कोड मैसेज से भरे अजीब से पब्लिक लेटर भेजता था जो कि पुलिस को खुली चुनौती देने जैसा था कि मानो वो पुलिस से खेल रहा है। पुलिस से लेकर साइंटिस्ट तक सब उसके पहचान को डिकोड करने में लग गए, पर कोई भी उसका असली पहचान को जान नहीं पाया और आज तक भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस के हिसाब से उसने 5 हत्या और 2 हत्या करने की कोशिश की है, लेकिन जोडियाक किलर के हिसाब से उसने कम से कम 37 लोगों को मार डाला। ये किलर इतना पॉपुलर हुआ कि 3 लोगों ने इसके जैसे हत्याओं को अंजाम दिया जिन्हें कॉपीकैट किलर कहा गया और इस पे कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है। यहाँ तक कि इस पे टीवी शोज और मूवीज भी बन चुकी है। तो चलिए आज हम इस किलर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। द सांता बारबरा केस। रॉबर्ट डोमिंगोस और उनकी मंगेतर लिंडा एडवर्ड्स सदर्न कैलिफोर्निया के सांता बारबरा काउंटी के लंपक हाई स्कूल में सीनियर थे। जून 1963 की शुरुआत में मंगलवार को उन दोनों ने गैवियोटा स्टेट पार्क के पास एक समुद्र किनारे सनबाथ के लिए सीनियर डिच डे को चुना। जब वो दोनों बुधवार तक घर नहीं लौटे तो रॉबर्ट के पिता समुद्र तट पर गए और एक टूटी झोपड़ी के अंदर उनके लाशों को एक साथ पड़ा देखकर डर कर कांप गए। रस्सी से बंधे टीनेजर्स ने जाहिर तौर पर भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें .22 कैलिबर के हथियार से गोली मार दी गई थी। रॉबर्ट को 11 बार और लिंडा को 9 बार गोली मारी गई थी। फिर किलर ने लाशों को झोपड़ी में घसीट कर ले गया, जहां उसने आग लगाने की कोशिश तो की पर उसमें नाकामयाब रहा। इन्वेस्टिगेटर्स के पास कुछ सुराग थे, लेकिन 1972 में सांता बारबरा काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने इस केस में जोडियाक किलर का हाथ होने की घोषणा की। समुद्र तट पर हत्या करने वाले ने विंचेस्टर वेस्टर्न सुपर एक्स एमुनेशन का इस्तेमाल किया, वही हथियार जिसका इस्तेमाल जोडियाक ने 1968 में लेक हरमन रोड पर हत्याओं के दौरान किया था। जोडियाक द्वारा 1969 में लेक बेरिसा में एक दूसरे जोड़े पर किए गए हमले से डोमिंगोस एडवर्ड्स का मामला मैच करता था। द रिवर साइड केस। 18 साल की चेरी जोसेफिन बेट्स अपने पिता जोसेफ के साथ रहती थी और रिवरसाइड कैलिफोर्निया में रिवरसाइड सिटी कॉलेज की स्टूडेंट थी। 30 अक्टूबर 1966 को उसने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं आरसीसी लाइब्रेरी गई हूँ। अगली सुबह उसकी वोक्सवैगन बीटल कार लाइब्रेरी पार्किंग में खड़ी हुई मिली और उसकी लाश 2 घरों के बीच में पड़ा था। उसे कई बार चाकू घोंपा गया था और उसका गला कटा हुआ था। पुलिस को अपराध स्थल पर एक आदमी की टाइमेक्स घड़ी, एक आर्मी बूट का प्रिंट और विक्टिम के हाथ पर सूखे खून में कुछ बाल मिले। चेरी जोसेफिन का पर्स सही सलामत था, यानी किलर ने चोरी करने के लिए मर्डर नहीं किया था और पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असल्ट का कोई सबूत नहीं मिला। मर्डर के 1 महीने बाद लोकल न्यूज़पेपर
और पुलिस डिपार्टमेंट को एक एनोनिमस लेटर मिला जिसका टाइटल था द कॉन्फेशन। द कॉन्फेशन लेटर में हत्यारा होने का दावा किया गया था, जिसमें किलर ने लिखा मिस बेट्स बेवकूफ़ थी, वो एक मेमने की तरह मारी गई थी, और कहा मैं बीमार नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। अप्रैल 1967 में न्यूज़पेपर, पुलिस और चेरी के पिता जोसेफ बेट्स को फिर से लगभग सेम हैंड रिटन लेटर मिले, जिनमें लिखा था बेट्स को मरना ही था और भी बहुत कुछ होगा। लेटर पे एक सिंबल के साथ सिग्नेचर किया गया था जो लेटर जेड के जैसा था। 1969 में रिवरसाइड पुलिस तुरंत ही जोडियाक के किए गए क्राइम और चेरी जो बेट्स की मर्डर के बीच सिमिलरिटीज के बारे में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट किया। कैलिफोर्निया जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट एग्जामिनर शेरूड मोरिल ने ये कन्फर्म किया कि बेट्स की हत्या में जोडियाक का हाथ है। द कॉन्फेशन लेटर को बाद में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के रिपोर्टर पॉल एवरी ने पब्लिक के सामने रखा। इसके बाद जोडियाक ने लॉस एंजल्स टाइम्स को एक लेटर भेजा जिसमें जोडियाक ने बेट्स की मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। जोडियाक ने लिखा, पुलिस सिर्फ आसान काम ही खोज रही है, नदी किनारे वहाँ बहुत कुछ है। सालों बाद रिवरसाइड पुलिस ने जोडियाक को अनदेखा करके दूसरे एक व्यक्ति पर गौर किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये बेट्स का एक धोखा खाया हुआ एक्स लवर था। 1990 के एंड में पुलिस ने 1966 में विक्टिम के हाथ पे पाए गए बालों से लिए गए डीएनए के साथ बेट्स की एक्स लवर का डीएनए मैच किया, लेकिन डीएनए मैच नहीं हुआ और उसने भी खुद को बेकसूर बताया। द बेनिसिया केस। क्रिसमस से 5 रात पहले हाई स्कूल के स्टूडेंट बेटी लू जॉनसन और डेविड फराडे अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर साथ में निकले। उन्होंने बेटी लू के माता पिता से प्रॉमिस किया कि वो रात 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। उस समय के कुछ घंटे बाद गुजरते हुए गाड़ी चालकों ने देखा कि रैम्बलर कार कैलिफोर्निया के बेनिसिया में लेक हरमन रोड के किनारे एक लवर्स लेन में पार्क किया गया है। कुछ ही देर बाद दूसरे ड्राइवर ने सड़क के किनारे 2 बेजान लाशों को देखा। बेनिसिया पुलिस और दूसरे लोगों ने घटनास्थल पर पाया कि बेटी लू मर चुकी थी। उसकी पीठ में 5 गोलियों के घाव थे। डेविड को रैम्बलर के बगल में सिर में गोली के घाव के साथ पाया गया। वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन मौत के करीब था। कार की छत और पिछली खिड़की में गोलियों के छेद से अनुमान लगाया गया कि किलर ने विक्टिम को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई होंगी। क्राइम सीन पर बरामद किए गए सेल केसिंग से वेपन की पहचान विंचेस्टर वेस्टर्न सुपर एक्स एमुनेशन के रूप में हुई। बैलिस्टिक एविडेंस से पता चला कि हत्यारे ने .22 कैलिबर पिस्टल का इस्तेमाल किया, जो कि J.C. हिगिंस मॉडल 80 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि दोनों टीनेजर्स को बिना किसी रीजन के ही किलर ने टारगेट करके मार डाला। द वैलेजो केस। 22 साल की डार्लिन फेरिन एक वैलेजो रेस्टोरेंट में एक पॉपुलर वेट्रेस थी। 4 जुलाई की रात को वो अपने दोस्त माइकल मैक्यू के साथ गई और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग में अपनी कार रोक दी। माइकल ने बाद में पुलिस को बताया कि आधी रात के आसपास एक और गाड़ी पार्किंग में रुका और फिर कुछ मिनट बाद ही वापस चला गया। ड्राइवर कार से बाहर निकला, एक तेज रोशनी डाली और 9 मिलीमीटर की हैंडगन से उनकी कार पर गोली चला दी। माइकल को जबड़े, कंधे और पैर में गोली लगी। डार्लिन को कई बार गोली मारी गई। दोपहर 12:40 को एक कॉल में एक आदमी ने वैलेजो पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और शूटिंग के साथ साथ लेक हरमन रोड पर हत्याओं की जिम्मेदारी ली। उसने बोला उन्हें 9 मिलीमीटर
ल्यूगर से गोली मारी गई थी। मैंने पिछले साल भी उन बच्चों को मारा, अलविदा। पुलिस ने फ़ोन कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये कॉल एक गैस स्टेशन के पे फ़ोन से किया गया है, पर किलर का पहचान नहीं हो पाया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डार्लिन की मौत हो गई, लेकिन माइकल बच गया। 31 जुलाई 1969 को किलर ने 4 लेटर वैलेजो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और पुलिस को भेजा। पहले लेटर में किलर ने दोनों शूटिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसमें उसने विक्टिम्स के सारे डिटेल्स, वेपन, कितने शॉट्स मारे गए और पिस्टल की ब्रांड के बारे में भी सब कुछ लिखा था। सेकेंड लेटर में कोडेड मैसेज में कुछ लिखा था जिसे 1 अगस्त तक पब्लिश करने के लिए उसने डिमांड रखी थी। थर्ड लेटर में उसने डिमांड पूरे ना करने पर, यानी उन लेटर्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश ना करने पर वो वापस से किलिंग करेगा, इसकी धमकी दी थी। फोर्थ लेटर उसने पुलिस को भेजा जिसमें उसने अपने किलर होने का सारा सबूत दिया और इसी लेटर में उसने अपना नाम पहली बार लिखा था, जो था द जोडियाक।